हाय एवरीवन, माय नेम इज रवीश एंड आई टीच फिलॉसफी एंड लिटरेचर। वेल, आप लोग जो वीडियोस देखते हैं उनको तो पता ही है कि मैं लिटरेचर और फिलॉसफी पे वीडियोस बनाता हूँ। बट मैं कुछ और सोच रहा था। वैसे दिस इज अ लेक्चर सीरीज जो मैं अभी कर रहा हूँ, जेकेपीएससी का सिलेबस कवर करवा रहा हूँ। और इसके अंदर जो है अभी यूनिट 1 चल रहा है। मैं और एनी मैम हम दोनों मिलके पूरे के पूरे इंटायर सिलेबस को फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करने वाले हैं। तो इसमें हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से स्टार्ट किया यूनिट 1, और अभी रोमांटिक एज चल रहा है। रोमांटिक एज का ये दूसरा लेक्चर है। और आई एम टेलिंग यू, अगर आप ये पूरी की पूरी सीरीज को अच्छे से देख जाओगे तो आई गारंटी यू आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, है ना। अब चलो, मैं कुछ चीज बताता हूँ। जब मैं सोच रहा था काफी दिनों से, मैं सोच रहा था कि जो एसएससी सीजीएल है या फिर जितने भी जनरल कंपटीशन के एग्जाम्स हैं और जिसमें इंग्लिश से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, चाहे वो लिटरेचर से क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन से पूछा जाए, चाहे वो ग्रामर से पूछा जाए, जहां से भी पूछा जाए, जिस तरीके से पूछा जाए, मैं सोच रहा हूँ कि उन सब पे भी लेक्चर्स बनाने शुरू कर देता हूँ। और सबका एक अलग अलग कह सकते हैं कि चैनल चैनल तो नहीं क्रिएट किया जा सकता, बहुत सारे न्यूज, बट आप फिर भी बताना, है ना। आई वॉन्ट यू टू गिव योर व्यूज, है ना। आप लोग अपना व्यूज दो कि शुड आई क्रिएट अनदर चैनल फॉर ऑल दीज वीडियोज, जितने भी जनरल कॉम्पिटिशन के एग्जाम है ना उसके। और नेट और फिलोसफी के लिए एकदम बिल्कुल अलग चैनल रखना है। सो प्लीज लेट मी नो, आप अपना एक व्यूज मुझे देना। और मैं ये भी सोच रहा था कि अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो मैं इसी चैनल के माध्यम से ग्रामर का अलग सेक्शन, है ना, जैसे यूजीसी नेट का अलग मैंने ग्रुप बना रखा है, लिटरेरी थ्योरी का अलग सेक्शन बना रखा है, उस तरह से मैं पूरा का पूरा वो क्रिएट करके वीडियोस डालता रहूं, है ना। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा रीच कम हो जाए, क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही मैंने करा है ना। और वीडियोस, पता ही है, एजुकेशनल चैनल को रीच करने में बहुत समय लगता है। और आप लोग वैसी वीडियोस देखते हो जिसमें थोड़ा मसाला होता है ना। क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि जितने भी डीप कंटेंट्स हैं, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो सब का सब पढ़ा दूँ मैं आपको एक लेक्चर के अंदर, है ना। लेकिन मैं कोशिश करूँगा आप कि थोड़ा इंगेजिंग बनाने का, थोड़ा और ज़्यादा मतलब वीडियो को इस तरह से पढ़ाने का, ताकि आपको हमेशा से हमेशा के लिए वो चीज़ याद रहे। एंड आई एम टेलिंग यू एंड आई गारंटी यू, अगर आप सारे के सारे लेक्चर्स देख लोगे तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होना निश्चित है। जैसा कि मैंने पिछले पिछले साल टीआरई 3 में बहुत मतलब जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया था, घर पे मेरा क्लास चलता था बीपीएससी के बच्चों का, उन सारे के सारे बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं। और इस पे मैंने वीडियो भी डाल रखा है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो बच्चे क्या कह रहे हैं, है ना। तो एनीवे, विदाउट एनी डिले हम लोग यूनिट 1 जेकेपीएससी का सिलेबस को आगे चलते हैं। आज रोमांटिक एज पढ़ना है। रोमांटिक एज का दूसरा पार्ट है। हम लोग रोमांटिक पोएट्स को पढ़ चुके हैं। रोमांटिक प्रोज और रोमांटिक जो नॉवलिस्ट है उनको पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। एटलीस्ट 50 एमसीक्यूज आज हम लोग करने वाले हैं, ताकि आपको उस 50 में से एटलीस्ट 1 2 3 4, एटलीस्ट 4 5 क्वेश्चन तो लड़ ही जाएंगे एग्जाम में, है ना। तो मान के चलो कि आपका रोमांटिक ए से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा मेरे लेक्चर के बाद। चलिए शुरू करते हैं। सो जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में, अगर इफ़ यू हैवंट सीन द वीडियो, प्रीवियस वीडियो, आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू गो एंड वॉच द वीडियो। क्योंकि आप जब रोमांटिक एज के बैकग्राउंड को समझ जाओगे, रोमांटिक एज को समझ जाओगे, है ना, और किस तरह से एक तरह से रिवॉल्यूशन हुआ था न्यू क्लासिकल के अगेंस्ट, तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह की नॉवेल्स लिखी जा रही थी, किस तरह के प्रोज लिखे जा रहे थे, है ना। आई एम प्रीटी श्योर दैट पोइट्री और प्रोज में आप सबको डिफरेंस पता होगा। अ, उसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर दोज हु डोंट नो अबाउट पोइट्री एंड प्रोज, द डिफरेंस बिटवीन पोइट्री एंड प्रोज, तो पोइट्री का सिंपल मतलब है जिसमें राइम होता है ना, जो कि एक पोइटिक मीटर को फॉलो करता है। लेकिन प्रोज जो है ना, वो एक रिटन फॉर्म होता है, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, बुक्स हो गए, है ना, ये सब प्रोज में आते हैं। तो हमने इंपॉर्टेंट पोइट्स को देख लिया, है ना, लेक पोइट्स को देख लिया, अर्ली रोमांटिक पोइट्स को देख लिया, एंड देन लेटर रोमांटिक पोइट्स को भी हमने देख लिया। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं द राइज ऑफ द रोमांटिक नॉवेल्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, द राइज ऑफ द रोमांटिक नॉवेल्स, क्योंकि रोमांटिक नॉवेल्स जो है ना, इसके अंदर डेप्थ बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर सेंटिमेंटल तरह के नॉवेल्स लिखे गए थे। हम लोग देखते हैं एक एक करके। वैसे इस वीडियो के बाद हम एमसीक्यूज करेंगे, है ना, 15 20 30 50, डिपेंड करता है कि हमारे पास टाइम कितना है। एंड वो हमें हेल्प करेगा ये समझने में कि रोमांटिक एज है क्या। और एमसीक्यूज जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा एग्जाम के क्वालिफाई करने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो कहता है रोमांटिक एज जो है ये फ्लरिश किया था लिटरेरी फॉर्म में। बहुत सारे राइटर्स थे, जैसे सबसे पहले जो राइटर आती हैं वो है जेन ऑस्टिन।
अब जेन ऑस्टिन यूजीसी का फेवरेट टॉपिक है, तो आप समझ लो कि यूजीसी के अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जेन ऑस्टिन से क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि सी इज वन ऑफ द मेजर फिगर ऑफ द लेट रोमांटिक्स। इनका जो सबसे पहला वर्क था प्राइड एंड प्रेजुडिस, यहाँ से डायरेक्ट ओपनिंग लाइन के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। दे आस्क यू व्हाट इज द ओपनिंग लाइन ऑफ द प्राइड एंड प्रेजुडिस, या फिर लिख देते हैं ओपनिंग लाइन, लिख देते हैं। इसका ओपनिंग लाइन ऐसे है कि एक सिंगल मैन को है ना, एक सिंगल स्टेबल मैन को एक वुमेन की जरूरत है, इस तरह से। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट सेंटेंस बट दिस इज हाउ इट बिगिंस। सो माई सजेशन वुड बी गो एंड लुक फॉर द ओपनिंग एंड एंडिंग लाइन ऑफ दीज वर्क्स। प्राइड एंड प्रेजुडिस, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, यहाँ का जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, जैसे बेनेट फैमिली की कहानी है ना, तो इन तरह से क्वेश्चंस बनेंगे, कैरेक्टर से क्वेश्चंस बनेंगे। नेक्स्ट वर्क है सेंस एंड सेंसिबिलिटी। अब देखो यूजीसी नेट ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के क्वेश्चंस भी पूछता है। दे विल गिव यू 4 to 5 वर्क्स ऑफ एनी इंडिविजुअल राइटर एंड दे विल आस्क यू टू अरेंज देम इन द फॉलोइंग ऑर्डर, इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको उस तरह से लिखना होता है। तो आप, आई डोंट नो कि इसमें इस तरह से क्वेश्चंस पूछेगा, बट मुझे लगता है कि इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्योंकि ये +2 लेवल के लेक्चर लेवल का एग्जाम होता है। बट अगर आप यूजीसी के लिए वीडियो देख रहे हो तो आप उस तरह के भी फोकस करके चलना। प्राइड एंड प्रेजुडिस विच वॉज पब्लिश इन 1813। Second is Sense and Sensibility, which was published in 1811. Emma, which was published in 1815. Mansfield Park, which was published in 1814. Or Northern Abbey, which was published in 1818, which is a satirical and gothic novel as well. एंड परसुएशन, जो कि पोस्टमसली पब्लिश्ड हुआ था। तो सबसे पहला इनका सेंस एंड सेंसिबिलिटी आता है ना। और लास्ट वर्क आता है परसुएशन, जो कि 1818 में पब्लिश हुआ था, विच वॉज पोस्टमसली पब्लिश्ड, जेन ऑस्टिन। और देखो, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो यूजीसी नेट में इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना। प्राइड एंड प्रेजुडिस को पढ़ लेना, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है। सेंस एंड सेंसिबिलिटी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है। मतलब इनके जितने भी वर्क्स हैं सारे ही सेंटिमेंटल कॉमेडी है, सेंसिबिलिटी के ऊपर है ना, फैमिली ड्रामा है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो दीज थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, यूजीसी का फेवरेट टॉपिक भी एक समय में हुआ करता था, सर वॉल्टर स्कॉट, क्योंकि ये सटारिकल वर्क लिखते थे, हिस्टोरिकल नॉवल होता था इनके अंदर, है ना। और ये इमेंसली पॉपुलर थे इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, स्पेशली यूरोप में। इनका जो वेवर्ली नॉवल है बहुत फेमस है। इस तरह से क्वेश्चन आता है किसने वेवर्ली नॉवेल्स लिखे हैं, तो सर वॉल्टर स्कॉट, सर वॉल्टर स्कॉट। एंड देन सेकेंड वर्क्स आइवनहो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है आइवनहो, विच वॉज पब्लिश इन 1819, विच इज अ क्लासिकल हिस्टोरिकल रोमांस इन मिडीवल इंग्लैंड। इस तरह से क्वेश्चंस पूछ देंगे, विच अमॉन्ग दीज नॉवल बिलोंग्स टू हिस्टोरिकल रोमांस सेट इन मिडीवल रोमांस। तो आप आंसर दे सकते हो आइवनहो। तो सर वॉल्टर स्कॉट, याद रखना है कि मिडीवल रोमांसेस लिखे करते थे, है ना। हिस्टोरिकल नॉवल होता था इनका, एंड ही वॉज द ओनली पर्सन इस पर्टिकुलर एज में जो हिस्टोरिकल नॉवल लिखा करता था। तो 3-4 वर्क्स हैं, आपको ये चौथा वर्क नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। वेवर्ली, आइवनहो एंड रॉब रॉय, दीज 3 आर द मेजर वर्क्स ऑफ सर वॉल्टर स्कॉट। नेक्स्ट हमारी राइटर है मैरी सैली, जो कि पीवी सैली की वाइफ भी थी और मैरी वुलस्टनक्राफ्ट की बेटी भी थी, है ना। नाउ हर वर्क फ्रैंकलस्टीन और द मॉडर्न प्रोमीथियस। अब देखो, यूजीसी नेट पहले क्वेश्चन पूछता था फुल टाइटल ऑफ द वर्क, लेकिन अब फुल टाइटल नहीं पूछता है। अब सिंपल, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस अब नहीं देखता हूँ पूछते हुए, लेकिन हो सकता है जेकेपीएससी में पूछ दे, हो सकता है बिहार पीसीएस में पूछ दे। बिहार स्टेट जो लेते हैं, है ना, +2 के लिए या 9-10 टीचर के लिए, TRE 4 आने वाला है उसके लिए। तो अगर आप TRE 4 के लिए भी तैयारी करें तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रैंकलस्टीन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, विच इज़ अ गॉथिक फिक्शन, विच इज़ अ गॉथिक साइंस फिक्शन नॉवल। याद रखना है आपको, है ना। गॉथिक में भी आता है, साइंस फिक्शन में भी आता है, और वन ऑफ द अर्लीस्ट साइंस फिक्शन नॉवल इसको माना जाता है। मैरी शैली का ये वर्क है। अब देखो, गॉथिक नॉवलिस्ट कुछ और थे इस समय, मैंने गॉथिक के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, तो आई विल जस्ट पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ से वॉच कर सकते हो। गॉथिक में सिंपली ओल्ड बिल्डिंग्स होते हैं, ओल्ड मॉन्यूमेंट्स होते हैं, है ना, एक तरह से इंटेंस इमोशंस होता है। और जैसे वो आप देखते हो ना, घोस्ट की स्टोरीज होती है ना, थोड़ी डरावनी होती है, इस तरह के वर्क्स को गॉथिक बोलता है, जो कि सबलाइम से इंस्पायर्ड था। पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, तो आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन इन दिस वीडियो एज वेल। आप पिछला वीडियो देख लो, क्योंकि पिछला वीडियो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के लिए, है ना। तो गॉथिक नॉवलिस्ट में जैसे हॉरेस वॉलपोल बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं, एना रेडक्लिफ बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, मैथ्यू लेस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट राइटर। इसमें मैं बहुत ब्रीफली डाला है। गॉथिक नॉवलिस्ट पे जो मैंने एक डेडिकेटेड लेक्चर बनाया है, उसमें आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द ऑल काइंड्स ऑफ राइटर्स, है ना, जितने भी राइटर्स थे, चाहे वो ब्रैम स्टॉकर हो, है ना। तो इनका वर्क्स को भी आपको याद रखना है।
यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो ये रोमांटिक से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये गॉथिक फिक्शन से पूछेगा। अगर यहाँ से और एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि हर एग्जाम में गॉथिक फिक्शन से आता ही आता है। नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंट राइटर्स, और यहाँ एसेज से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। लोग बहुत मिस कर जाते हैं, ऐसे को नहीं पढ़ते हैं, उनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं जितना पोइट्री और नॉवेल्स को देते हैं, बट ऐसे भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एसेज से बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे हैं आजकल, है ना। इवन एडगर एलन पो से आ रहा है, वो भी रोमांटिक ही राइटर है, बट ही इज़ फ्रॉम अमेरिका। नाउ पहला जो इंपॉर्टेंट राइटर है इस पर्टिकुलर टाइम में वो थे चार्ल्स लैम्ब, और चार्ल्स लैम्ब की एक सिस्टर भी थी, मैरी लैम्ब। देखो चार्ल्स लैम्ब की कहानी बहुत आप BA पार्ट 1 पार्ट 2 या पार्ट 3 में पढ़े होगे, सेमेस्टर वाले एग्जाम में पढ़े होगे। तो चार्ल्स लैम्ब जो थे ना, वो कह सकते हैं कि अपने लाइफ में कभी उसने बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि उसकी मदर फादर, उसने अपने घर में सबको डेथ होते हुए देखा था। इवन इनकी खुद की सिस्टर ने इनकी माँ को चाकू मार के मार दिया था। तो इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सही थी, है ना। इनके अपने चिल्ड्रन नहीं थे क्योंकि इन्होंने शादी नहीं करी, तो इन्होंने ड्रीम चिल्ड्रन एक वर्क लिख दिया, ऐसे है जो कि BA पार्ट 2 या 3 के सिलेबस में था हमारे यहाँ। तो चार्ल्स लैम्ब ही इज़ अ बिलवड एसेइस्ट, बहुत फेमस हैं, और इनका स्यूडोनिम एलिया था। यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है, यूजीसी बहुत पहले पूछा था, बट आपके एग्जाम में पूछ सकता है अगर आप PCS के एग्जाम में या +2 या 9 to 10 वाले एग्जाम में देख रहे हो, तो एलिया दे माइट आस्क यू हिज स्यूडोनिम मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने अपना नाम चेंज करके वर्क को पब्लिश करते थे, तो एलिया नाम से फेमस है। हु इज फेमस फॉर द एलिया एसेज, इस तरह से क्वेश्चंस पूछ देगा। तो चार्ल्स लैम्ब याद रखना है। चार्ल्स लैम्ब की सिस्टर थी मैरी लैम्ब, ये भी याद रखना है। और दोनों ने मिलकर शेक्सपियर के ऊपर वर्क लिखा था, चिल्ड्रन के ऊपर, है ना। चिल्ड्रन के ऊपर शेक्सपियर को इंटरप्रेट करके उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट राइटर हमारे विलियम हैजलिट, अगेन वेरी ब्रिलियंट क्रिटिक और एसेइस्ट, जिनका वर्क है कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले विच वाज पब्लिश इन 1817। इन्होंने भी शेक्सपियर के ऊपर लिखा है। नेक्स्ट वर्क है द स्पिरिट ऑफ द एज। अगले राइटर हमारे थॉमस डिक्विंची, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट में 2020 या 21 में, नहीं सॉरी 2023 में क्वेश्चन आया था कि इसमें से कौन सा ऐसा राइटर है जो कि ओपियम का सेवन करता है, तो उसमें एसटी कॉलेज का ऑप्शन दिया हुआ था, है ना। तो एसटी कॉलेज और थॉमस डिक्विंची, ही वॉज ऑल्सो एन ओपियम ईटर। इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है द कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर विच वॉज पब्लिश इन 1821। तो इसके अंदर इन्होंने कन्फेस किया है ना, ओपियम खाने से लेके, है ना, किस तरह से उन्होंने ओपियम खाने स्टार्ट किया और इसका लाइफ किस तरह से चेंज हुआ। ठीक है, तो थॉमस डिक्विंची अगेन वेरी इंपॉर्टेंट राइटर। अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो दे विल सिंपली आस्क यू द टाइटल ऑफ द वर्क, एंड उसके बाद आपको लिखना है कि कौन सा इस टाइटल का कौन सा राइटर है ना। नथिंग विल आस्क यू मोर देन दैट, है ना। ऐसा इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे नहीं। अब क्योंकि हम लोग सिर्फ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं ना, एज पढ़ रहे हैं, दिस इज अ यूनिट 1, तो यूनिट 1 में इससे ज़्यादा डेप्थ हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं और एक्स्ट्रा डेप्थ पढ़ा दिया है मैंने। आप PG UG किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी क्लास में हो, ईजिली आप आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो दिस वाज ऑल, दिस वाज द रोमांटिक एज, है ना। आपका यूनिट 1 का रोमांटिक एज भी खत्म हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द स्पैन फ्रॉम, कंसिडर्ड टू अ स्पैन फ्रॉम, कब से कब तक रोमांटिक एज को माना जाता है। तो राइट आंसर वुड बी 1798 से लेके 1837 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने पहले भी बताया 1798 पब्लिकेशन था लिरिकल बैलेट्स का, और लिरिकल बैलेट्स जो है इट इज मार्क with the publication, romantic age is the mark with the publication of lyrical ballads। ये एक तरह से मार्किंग पॉइंट है। लिरिकल बैलेट्स के पब्लिकेशन से ही रोमांटिक एज की शुरुआत मान ली जाती है, क्योंकि वो एक तरह से मैनिफेस्टेशन था न्यू काइंड ऑफ पोइट्री, है ना। नेक्स्ट वर्क है द पब्लिकेशन ऑफ विच वर्क इज ऑफन कंसिडर्ड द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक एज इन द इंग्लिश लिटरेचर। अभी मैंने बताया लिरिकल बैलेट्स, लिरिकल बैलेट्स इज द राइट आंसर। ये सारे बहुत मेजर क्वेश्चंस हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर इज नॉट टिपिकली कंसिडर्ड अ मेजर फिगर ऑफ द रोमांटिक एज। इसमें से ऐसा कौन सा राइटर है जो कि मेजर फिगर नहीं है रोमांटिक एज का। विलियम वर्ड्सवर्थ मेजर फिगर है ना, अर्ली रोमांटिक्स में आते हैं। एसटी कॉलेज मेजर फिगर हैं। जॉन ड्राइडन नहीं आते हैं। लॉर्ड बायरन आते ही आते हैं। तो राइट आंसर वुड बी सी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ना एलिमिनेट करने भी आना चाहिए। एलिमिनेट करने से ना आपके क्वेश्चंस के आंसर्स ज़्यादा से ज़्यादा सही होने की संभावनाएं हैं, बनते हैं। कहते हैं कि विच ऑफ दीज पोइट्स वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द लेक पोइट्स। ऐसा इसमें से कौन सा पोइट था जो कि लेक
पोइट के पार्ट में नहीं आता, विच मीन्स लेक पोइट लेक के आसपास रहते थे और ये लोग अर्ली रोमांटिक्स भी थे, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। तो ऑब्वियस बात है अर्ली कौन कौन से पोइट्स थे, विलियम वर्ड्सवर्थ थे, एस.टी. कॉलिंस थे, है ना, और साउदी थे। सेले लेटर पार्ट में आए थे, है ना, सेले, कीट्स और बायरन। तो दिस थ्री वुड बी द राइट आंसर, तो सेले वुड बी द राइट आंसर। नाउ विच रोमांटिक पोइट वाज आल्सो नोन फॉर द ओपियम एडिक्शन, मैंने पहले बताया, यूजीसी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसका राइट आंसर होगा सैमुअल टेलर कॉलिंस। अगर ऑप्शन में दिया रहेगा थॉमस डी क्विंची, तो आपको थॉमस डी क्विंची पे भी टिक लगाना है, बोथ वेयर ओपियम ईटर, है ना, एस.टी. कॉलिंस और थॉमस डी क्विंची। एस.टी. कॉलिंस का यही एक ऐसा रीजन था जिसकी वजह से डॉर्थी के साथ इनकी शादी नहीं हुई थी, विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक पोएट्री इज इट्स एम्फेसिस ऑन। रोमांटिक पोएट्री जो है उसका एम्फेसिस सबसे ज्यादा कहाँ होता है, रीजन एंड इंटेलेक्ट। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अगेंस्ट था, वो रीजन के अगेंस्ट था। सोशल सटायर भी नहीं था, क्योंकि इससे पहले के एज में सटायरिकल वर्क्स लिखे जाते थे। नेक्स्ट है इमोशन एंड इमेजिनेशन, दिस इज द राइट आंसर, सी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री है उसको किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है, इज इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग, पहला ही आंसर राइट है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ कहते ही हैं पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ अ पावरफुल फीलिंग, है ना, जो कि हम एकांत में बैठ के ट्रैंक्विल में बैठ के हम उसको रिकलेक्ट करते हैं, उस थॉट को रिकलेक्ट करते हैं। ये था वर्ड्सवर्थ का कहना, और अपने प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेंस में उन्होंने बोला था। तो राइट आंसर इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ अ पावरफुल फीलिंग। नेक्स्ट है हु कॉइन्ड द फ्रेज द इगोस्टिकल सबलाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, दिस इज अ टर्म कॉइन्ड बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने इवन शेक्सपियर के ऊपर भी टर्म कॉइन किया था, नेगेटिव कैपेबिलिटी, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, आपको डीप से नहीं पूछेगा, दे विल सिंपली आस्क यू किसने किस टर्म को कॉइन किया था। यूजीसी नेट में मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देगा। द इगोस्टिकल सबलाइम जो कि वर्ड्सवर्थ के पोइट्री के लिए लिखा गया था, और ये इन्होंने टाइटल दिया था, जॉन कीट्स ने बोला था। अब देखो इगोस्टिकल सबलाइम उसको कहते हैं ना जो खुद के बारे में लिखता है, खुद से इंस्पायर होकर लिखता है ना, इंडिविजुअल का जो इमोशन होता है उसके बारे में बातें होती है। तो ऑब्वियस बात है, जब आप विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ोगे, जैसे टिंटन एबे को पढ़ोगे, तो वो खुद के एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करते हैं, है ना, इसी को बोला गया था इगोस्टिकल सबलाइम। इन्होंने अपने लेटर में लिखा था जॉन कीट्स ने। नेक्स्ट है विच ऑफ Coleridge's poem features the iconic lines water water everywhere nor drop to drink, there is nothing to drink। ये बहुत फेमस लाइन है, और ये है द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर का, है ना, जब वो एल्बेस्ट्रॉस पक्षी को मार देता है तो उसके बाद पूरा का पूरा त्रासदी होने लगता है नाव के ऊपर, एंड देन जो सेलर है वो कहता है कि वाटर वाटर एवरीवेयर एंड नथिंग टू ड्रिंक। इट इज अ वेरी फेमस लाइन इन राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड बायरन वाज नोन फॉर हिज क्रिएशन ऑफ द बायरोनिक हीरो। ऐसे ही पूछ देगा बायरोनिक हीरो किसने क्रिएट किया था, मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था, लॉर्ड बायरन इज फेमस फॉर द क्रिएटिंग अ बायरोनिक हीरो। और बायरोनिक हीरो किस तरह से कैरेक्टराइज होता है, जिसके पास एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म, नहीं ये नहीं होगा, मेलनकली रिबेलियस होता है नेचर में, पैशनेट होता है, पैशनेट इंटेंसिटी होता है उसके अंदर, है ना। तो दिस इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ सेलेस वर्क्स फेमसली प्रोक्लेम्स पोइट्स आर द अनएक्नॉलेज लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा कौन सा वर्क है जिसमें सेले ने बोला है द पोइट्स जो होते हैं वो अनएक्नॉलेज लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड होते हैं। तो बहुत फेमस है अ डिफेंस ऑफ पोइट्री, एंड ऑल्सो आई हैव मेड अ वीडियो ऑन डिफेंस ऑफ पोइट्री, है ना। इफ यू हैवंट सीन इट देन प्लीज गो एंड वॉच दिस वीडियो, मैं इसके भी लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको आसानी होगा ढूंढने में। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क जहाँ पे यूजीसी नेट हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इवन हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है ये। तो अ डिफेंस ऑफ पोइट्री विच वॉज रिटन बाय पर्सी बायसी शैली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट्स ओड सच एज ओड टू नाइटिंगेल या फिर ओड टू द ग्रेशियन। मैंने बोला था 6 ओड्स बहुत फेमस है जॉन कीट्स के, आपको एक पढ़ना ही पढ़ना है उसको। तो कहता है कि ओड टू द नाइटिंगेल या ओड टू द ग्रेशियन किस चीज के थीम्स को एक्सप्लोर करता है ना। तो कहते हैं पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन एंड सोशल रिफॉर्म, नहीं, द ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द ट्रांजिएंट ऑफ लाइफ। हाँ, दिस कुड बी द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। देखो अब जैसे ओड टू द ग्रेशियन इसको पढ़ोगे ना, इसमें देखोगे ये कहते हैं कि दो स्टिल अनराविस्ड ब्राइड, मतलब बहुत सुंदर लाइन है, आप इसको पढ़ना, मतलब आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू कि जो जॉन कीट्स के ओड्स हैं ना बहुत बहुत सुंदर ओड्स होते हैं, है ना। इनका एक और पोम है ब्राइट स्टार, ब्राइट स्टार, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इन्होंने लिखा था, है ना। ही वॉज ये मैं भूल रहा हूँ अभी उनका नाम, अच्छा मुझे याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा लेक्चर के अंत में।
तो ही वॉज लिविंग विथ हर क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस से इनका डेथ हो गया था। बट एनीवे वो अपनी प्रेमिका के लिए इन्होंने लिखा था ब्राइट स्टार, बहुत अच्छी पोम है। नेक्स्ट वर्क है द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। अभी मैंने बोला था नेगेटिव कैपेबिलिटी, ये भी कॉइन किया था जॉन कीट्स ने, और ये शेक्सपियर के हैमलेट के लिए ज्वाइन किया, शेक्सपियर के वर्क्स के लिए इन्होंने किया था, है ना, उनके वर्क्स के लिए। तो कहता है कि द कॉन्सेप्ट नेगेटिव कैपेबिलिटी एसोसिएटेड विद जॉन कीट्स रेफर्स टू द पोइट्स एबिलिटी टू एक्सप्रेस नेगेटिव इमोशन इफेक्टिवली। नहीं, ये नहीं होगा। द पोइट्स कैपेसिटी टू रिमेन अनसर्टिनिटीज मिस्टीरियस डाउट्स विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट्स एंड रीजन। दिस इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं विच रोमांटिक पोइट वॉज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट पेंटर एंड इनग्रेवर नोन फॉर द वर्क्स लाइक सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। इसका राइट आंसर है विलियम ब्लेक। ब्लेक नहीं लिखा था सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। मैरी शैली का फ्रैंकलस्टाइन इज ऑफन कंसिडर्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क ऑफ। मैरी शैली का जो फ्रैंकलस्टाइन है वो किस तरह के वर्क है? गॉथिक रोमांस है, हिस्टोरिकल फिक्शन है, साइंस फिक्शन है, या डोमेस्टिक रियलिज्म है? तो राइट आंसर वुड बी साइंस फिक्शन। ठीक है, अब देखो गॉथिक साइंस फिक्शन भी कह सकते हैं इसको, पर गॉथिक रोमांस नहीं है, इसके अंदर रोमांस नहीं है। नेक्स्ट वर्क, सर वॉल्टर स्कॉट इज प्राइमरली नोन फॉर। वॉल्टर स्कॉट किस चीज के लिए फेमस है? अभी कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ाया है, हिस्टोरिकल नॉवेल्स के लिए फेमस है ना, जो कि सेट होता है स्कॉटलैंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर थीम एक्सप्लोर्ड इन रोमांटिक लिटरेचर। रोमांटिक लिटरेचर में सबसे मेजर थीम क्या है? द सुपीरियोरिटी ऑफ रीजन ओवर इमोशन, नहीं, इमोशन पे ज्यादा फोकस्ड है। द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल हायरार्की एंड ट्रेडिशन, नहीं, इसके ऊपर ही फोकस नहीं है। द पावर एंड ब्यूटी ऑफ नेचर, दिस इज द राइट आंसर। पावर एंड ब्यूटी, नेचर का जो पावर है, नेचर की जो ब्यूटी है ना, उसके ऊपर फोकस्ड है। जैसे जब पर्सी बायजे शैली को पढ़ोगे ओड टू द वेस्ट विंड, वहां दिखेगा आपको नेचर का पावर, है ना, नेचर का डिस्ट्रक्टिव पावर। नेक्स्ट, द रोमांटिक मोमेंट वॉज पार्शियली रिएक्शन अगेंस्ट द प्रिसीडिंग एज। कौन से एज से कौन से एज को प्रोसीड करता है रोमांटिक एज, है ना, कौन से एज का रिएक्शन भी है? तो राइट आंसर वुड बी इनलाइटनमेंट। मैंने पहले बोला था रीजन को छोड़ के उन्होंने इमोशन को सपोर्ट किया, इमोशन को एक्सेप्ट किया। तो राइट आंसर है इनलाइटनमेंट। उसी को न्यू क्लासिकल एज भी कहते हैं, उसी को एज ऑफ पोप भी कहते हैं, और इसी को एज ऑफ रीजन भी कहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ वर्ड्सवर्थ मेजर वर्क्स इज लॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। इसमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो कि ऑटोबायोग्राफिकल है? ऐसे हैं तो सब इंस्पायर्ड बाय हिज ओन थॉट, हिज ओन इमोशन, हिज ओन लाइफ, बट प्रिल्यूड जो है वो इनका ऑटोबायोग्राफिकल पोम कहलाता है। नेक्स्ट है कॉलेज का कुबला खां इज फेमसली नोन फॉर। बहुत यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कुबला खां कहता है क्लियर नैरेटिव स्ट्रक्चर एंड लॉजिकल प्रोग्रेशन, नहीं, ये नहीं है, क्योंकि ये ड्रीम विजन में लिखा गया है। विविड इमेजरी एंड ड्रीम लाइक एटमोस्फियर, दिस इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ बायरन्स नैरेटिव पोएम टेल्स द स्टोरी ऑफ अ यंग मैन्स ट्रैवल थ्रू यूरोप। ऐसा कौन सा वर्क है लॉर्ड बायरन का जिसमें एक यंग मैन ट्रैवल करता है यूरोप में, है ना, उसके ऊपर कहानी है? तो चाइल्ड हैरोल्ड पिलग्रिमेज, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है सेलिस ओzymandias इज अ पावरफुल सोनेट दैट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ। ओzymandias बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका वर्क है, यू शुड डेफिनेटली रीड इट, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के बीए के सिलेबस में है। द इंड्यूरिंग पावर ऑफ ह्यूमन लव, द ब्यूटी ऑफ परमानेंस ऑफ नेचर, दिस वुड बी द राइट आंसर, बी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कीट्स ओड ऑन अ ग्राशियन अर्न द स्पीकर कंटेम्पलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन। ओड ऑन अ ग्राशियन अर्न में जो रीडर है वो किस चीज के बारे में बातें करता है? आर्ट एंड नेचर के बारे में नहीं, लव एंड लॉस के बारे में, ब्यूटी एंड ट्रुथ, हाँ ब्यूटी एंड ट्रुथ के बारे में। इसलिए देखोगे इसमें वो कहता है हमेशा ब्यूटी एंड ट्रुथ यही एक रियलिटी है, यही ब्यूटी ही ट्रुथ है, ट्रुथ ही ब्यूटी है ना, ये कहता है इसमें। बहुत फेमस वर्क है इनका, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम ब्लेक्स कॉन्सेप्ट ऑफ टाइगर इन हिज पोम ऑफन सिंबलाइजेस। विलियम ब्लेक का जो कॉन्सेप्ट है टाइगर, वो क्या सिंबलाइज करता है? वो सिंबलाइज करता है पावर एंड एक तरह से सबलाइम एज वेल। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन है द डिवाइन पावर एंड द सबलाइम बोथ ब्यूटीफुल एंड टेरिफाइंग, तो बी इज द राइट आंसर। टाइगर बर्निंग ब्राइट बहुत फेमस वर्क है। एक मैंने कोई टीवी सीरीज देखा था, इट वॉज अ स्पाई सीरीज, स्पाई नहीं था बट यहाँ पे क्रिमिनल माइंड्स है ना, क्रिमिनल हॉलीवुड टीवी सीरीज है, वहाँ पे टाइगर बर्निंग ब्राइट का कॉन्सेप्ट यूज किया गया था, है ना, वहाँ पे एक
मर्डरर था, है ना, सीरियल किलर था, जो कि ये पोम को छोड़ के जाता है ना, अपने मर्डर सीन पे, अपने मर्डर साइट पे। बट एनीवे, विच ऑफ द जेन ऑस्टिन्स नॉवेल इज सैटारिकल एंड सेंटिमेंटल रोमांस? कौन सा ऐसा वर्क है जो कि सैटारिकल है, सेंटिमेंटल है? एमा, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड नॉर्दर्न एबे। इसका राइट आंसर है डी, नॉर्दर्न एबे। नेक्स्ट, अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ रोमांटिक राइटिंग इज द फोकस ऑन। रोमांटिक राइटिंग्स का जो मेन फोकस था वो क्या था? कलेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ सोसाइटी। नहीं, सोसाइटी के बारे में बात ही नहीं करते थे वो, इंडिविजुअल के बारे में बातें करते थे। द इंडिविजुअल एंड देयर यूनिक पर्सपेक्टिव्स, यही राइट आंसर है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोमांटिक पोएट्स ऑफन टर्न टू विच सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन? नेचर में इंस्पिरेशन होता था, सिंपल है, क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर, medieval romances and folk tradition, contemporary science and discovery। ऐसे राइट आंसर वुड बी बी। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following best describes the romantic attitude towards nature? Nature as a source to be exploited, नहीं। Nature as a source to be scientific knowledge, नहीं। Nature as a divine presence and source of inspiration, this is the right answer, है ना, जो कि वर्ड्सवर्थ के वर्क्स में आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ लाइन, composed a few miles above Tinton Abbey reflects on। ये जो कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, ये रिफ्लेक्ट करता है उनके खुद के बारे में, है ना, वो 5 साल पहले जो एक्सपीरियंस किए थे, अपने पास के एक्सपीरियंस को। देखो राइट आंसर क्या होगा? द हॉरर ऑफ वॉर, नहीं, वॉर के बारे में बात ही नहीं करता। द पोएट्स चेंजिंग रिलेशनशिप विद नेचर ओवर टाइम, ये राइट आंसर होनी चाहिए। द सोसाइटी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, नहीं। द ब्यूटी ऑफ ट्रैंक्विलिटी एंड फॉर्मल गार्डन, तो बी इज द राइट आंसर अगेन, है ना। वो अपने चेंजिंग रिलेशन विथ नेचर के बारे में बातें करते हैं ना, 5 साल के बाद दोबारा जब अपनी सिस्टर के साथ, है ना, उसी जगह पे वो ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, उसके बारे में देखोगे। ये बहुत सुंदर पोम है, बहुत लंबी पोम भी है इनकी। वो ऊपर से एक पेड़ होता है, सिकमोर ट्री, वहां से वो देखते हैं पूरे के पूरे टिंटन एबे को, है ना, स्मोक निकल रहा होता है। बहुत सुंदर लाइन है, बहुत सुंदर इमेजरी यूज किया गया है। नेक्स्ट वर्क है कॉलरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। अच्छा, कॉलेज बायोग्राफी लिटरेरी इज एन इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ पोइट्री क्रिटिज्म एंड थ्योरी, दिस इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ बायरन्स पोम इज अनफिनिश्ड मॉक हेरोइक पोम? बायरन का कौन सा वर्क है जो कि अनफिनिश्ड है और मॉक हेरोइक में लिखा गया है? डॉन जुआन, बहुत फेमस वर्क है, सी इज द राइट आंसर। सेले ओड टू द वेस्ट विंड एक्सप्रेसेस अ डिजायर फॉर। ओड टू द वेस्ट विंड में किस तरह के डिजायर के बारे में बातें करते हैं? पर्सनल वेल्थ एंड सोशल स्टेटस, नो। पॉलिटिकल चेंज एंड रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट, मे बी। A peaceful retreat from the world, a return to the classical artistic, nahi, right answer would be the political change and the revolutionary spirit, B is the right answer. Next, Keats's concept beauty is truth and truth is beauty is famously stated in, अभी मैंने explain किया था, Ode to the Grecian Urn के अंदर है ना। Next question, Blake's The Marriage of Heaven and Hell presents a critique of the excess of romantic imagination, the conventional of religious and moral belief, the beauty of power in natural world, the importance of reason and order in society, B is the right। Next कहता है which romantic novelist is known for walks works like Wuthering Heights? एक ही वर्क लिखा था वुदरिंग हाइट्स ने और उनका नाम था एम्बली ब्रॉन्टे। ब्रॉन्टे का एक ही वर्क है, वुदरिंग हाइट्स। नेक्स्ट वर्क, द टर्म सबलाइम इन रोमांटिक लिटरेचर ऑफन रेफर्स टू, मैंने पहले बताया सबलाइम का मतलब है ऑ वाली फीलिंग और फियर वाली फीलिंग एक साथ, तो राइट आंसर वुड बी an experience of awe and terror evoked by the grandeur of nature and art, B is the right answer। Next, Wordsworth's preface to the lyrical ballad is considered a manifesto of romantic poetry theory, C is the right answer। Coleridge का जो क्रिस्टबल है is known for its clear and straightforward narrative, no। Unfinished state of mysterious atmosphere, ये हो सकता है मे बी। Strict adherence to the traditional ballads, no। Focus on contemporary social issues, no। B is the right answer, ठीक है। Next, Byron's poem She Walks in Beauty famously compares the subject beauty to night sky। नाइट स्काई से कंपेयर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड रीड दिस पोम एज वेल। सी वॉक्स इन ब्यूटी, बहुत फेमस वर्क है। नेक्स्ट, सैली का जो एलिजी है एडोनिस, किसके लिए लिखा गया, किसकी मेमोरी के लिए लिखा गया? अपने फ्रेंड जॉन कीट्स के लिए उन्होंने लिखा था। विच ऑफ कीट्स पोम फीचर्स द लाइन हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर? ये भी है ओ टू द ग्रेशियन एंड का ही, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ब्लेक का कॉन्सेप्ट इनोसेंस इन हिज सॉन्ग आफ्टर रिप्रेजेंट्स व्हाट? द करप्शन ऑफ हिपोक्रेसी ऑफ सोसाइटी, नो। द स्टेट ऑफ प्योरिटी, चाइल्डहुड एंड अनकरप्टेड विजन, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
विच ऑफ जेन ऑस्टिन्स नॉवल फीचर्स द कैरेक्टर एलिजाबेथ बेनेट? बेनेट फैमिली की कहानी किसमें है? तो वो है प्राइड एंड प्रेजुडिस में. नेक्स्ट, द रोमांटिक इंटरेस्ट in the Gothic often manifested in realistic portrayal of everyday life. Gothic, nahi. Stories featuring supernatural elements, gloomy settings, and intense emotion. B is the right answer. Next, which of the following is a key idea associated with romantic nationalism? इसमें से कौन सा ऐसा वर्क है जो कि रोमांटिक नेशनलिज्म में के बारे में है? द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ग्लोबल आइडेंटिटी? नो. द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रीडम अबव ऑल एल्स? Maybe. The emphasis on shared culture heritage? No. The belief in the superiority? No. B is the right answer again. Wordsworth's The Execution is a part of larger unfinished work titled The Recluse, Lyrical Ballads, Poems in Volume 2 and Peter Bell. The Recluse is the right answer. A is the right answer. Byron का Don Juan is notable for? Don Juan is notable for satirical adherence to the tradition. नहीं, ये भी नहीं है. Satirical tone and decisive style. This is the right answer. Again, B is the right answer. अब 2 ही क्वेश्चन बचा है. सेली का टू स्काईलार्क सेलिब्रेट्स. देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया था, टू स्काईलार्क किसका वर्क है? सिर्फ स्काईलार्क और टू स्काईलार्क अलग अलग वर्क्स हैं. द ब्यूटी एंड पावर ऑफ द ओशन? नहीं. द इंस्पायरेशनल एथेरियल नेचर ऑफ द बर्ड सॉन्ग? द ट्राइम्स ऑफ द ह्यूमन इंडस्ट्री इनोवेशन? द वर्चुअस ऑफ सिंपल रूरल लाइफ? टू स्काईलार्क. द इंस्पिरेशनल एथिकल नेचर ऑफ द बर्ड सॉन्ग? बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, द रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर इज जनरली कंसिडर्ड टू हैव एंडेड अराउंड? कब खत्म हुआ रोमांटिक एज? द डेथ ऑफ क्वीन एन? नहीं. द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? नहीं. बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन कंसिडर्ड टू बी द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक एज. द एक्सेशन ऑफ द क्वीन विक्टोरिया? विक्टोरिया के आने के बाद खत्म हो जाता है, माना जाता है कि रोमांटिक एज खत्म हो गया. तो सी इज द राइट आंसर. That's all for today. I hope you have learned something. If you have learned it, then please do subscribe and share it with your friends.